एवरीवन, कैसे हैं आप सब? वेलकम बैक टू द डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म ऑफ विंसम इंटरनेशनल स्कूल। माय नेम इज शाहीन और आज हम चैप्टर 4 की पोएम द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री कंपोज्ड बाय विलियम बटलर यीट्स, ये पोइट्री हम करने वाले हैं। ठीक है, चैप्टर 4 हमने पढ़ा था अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड, और उसी का पार्ट है ये एक बहुत ही अच्छी पोएम जिसका नाम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री। ओके, सो बेसिकली दिस इज द नेम ऑफ अ लेक जो कि इनिसफ्री के अंदर है, और ये पूरी पोएट्री जो है वो आयरिश ओरिजिन पे बेस्ड है। ठीक है, ये आयरिश ओरिजिन की है, ऑलराइट, जिसे कंपोज किया है विलियम बटलर यीट्स, वन ऑफ द मोस्ट रिनाउंड पोएट्स ऑफ हिज टाइम्स, एंड की काफी पोएट्रीज जो हैं वो आज भी हम पढ़ते हैं और बहुत ही फेमस और बहुत ही अच्छी पोएट्रीज इन्होंने कंपोज की हैं अपने टाइम पे। ठीक है, तो बिफोर वी बिगिन विद दिस पोएट्री, लेट्स learn and let's know about the poet first. So William Butler Yeats, who was born on 13th of June 1865 and he left the world on 28th of January 1939, he was an Irish poet. ठीक है, तो इस पोइट्री का भी जो ओरिजिन है वो आयरिश इसीलिए है because he was an Irish poet. ये आयरलैंड को बिलोंग करते थे. He was not only a poet but a dramatist, writer and one of the foremost figures of 20th लिटरेचर. ठीक है, 20th सेंचुरी की जो लिटरेचर थी उसके एक बहुत ही ज्यादा पॉपुलर पोएट, राइटर, बहुत सारे ड्रामेटिस्ट थे. ठीक है, इन December 1923 Yeats was awarded the Nobel Prize in Literature for his always inspired poetry, which in a highly artistic form gives expression to the spirit of a whole nation. ठीक है, तो इनकी जितनी भी पोइट्रीज है, when you are going to read the poetry, जब आप पोइट्री पढ़ेंगे आपको पता चलेगा इनकी काफी सारी जो पोइट्रीज है वो एक नॉर्मल आदमी की लाइफ से रिलेट करती है. ठीक है, we can very easily relate to the poetries written by him. Alright, उसी तरह से ये जो पोएम है द लेक आयल ऑफ इनिसफ्री, यहाँ पे पोएट जो है अपनी जो सिटी लाइफ है उससे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं, वी कैन से, और ही इज लाइक फेड अप ऑफ दैट लाइफ एंड he wants a break in his life. उन्हें एक लाइफ में ब्रेक चाहिए और इसीलिए वो he wants peace for some time. वो कुछ वक्त के लिए पीस चाहते हैं. एंड आपके साथ भी ऐसा होता होगा ना, जहाँ पे आप where the place where you were born, या जहाँ पे आपके मेटर्नल या पेटर्नल पेरेंट्स का, ग्रैंड पेरेंट्स का घर है, वहां आपको जाना बहुत अच्छा लगता है. वाई? बिकॉज दीज प्लेसेस आर अवे फ्रॉम द बिजी सिटी लाइफ. शहर की जो बिजी लाइफ है उनसे ये जगह दूर है. या जैसे हम सोच सकते हैं कि गाँव में कई सारे घर होते हैं जहाँ पे हम छुट्टियां बिताने जाते हैं और हमें पसंद आता है वहां पे जाना, बिकॉज वहां का जो एक एनवायरमेंट चेंज होता है वो बहुत ही डिफरेंट होता है. राइट, द पीपल दे आर नॉट फेक. वो वहां पे जो लोग होंगे वो जेन्युइनली आपसे बात करने आएंगे, वो फेक नहीं होते, वो खुद चाहते हैं कि आप उनके साथ बैठ के बात करें. ऑन द अदर हैंड, अगर हम सिटी लाइफ से कंपैरिजन करें तो हार्डली एनीवन हैज टाइम, इजंट इट? किसी के पास टाइम नहीं है कि आपके पास बैठ के आपसे आपकी बात को सुने या आपसे कुछ शेयर करे, इजंट इट? अगर कोई बात करता है तो मेनी टाइम्स इट इज जस्ट फेक. बहुत बार क्या होता है, दे आर ओनली फेकिंग विद यू, सिर्फ आपसे फेक बात करते हैं या उनके मन में कुछ और होता है एंड दे ट्राई टू रिवील समथिंग एल्स. ऑलराइट, सो लेकिन जो गांव के लोग होते हैं, वहां पे जो लोग रहते हैं, दे आर वेरी डिफरेंट, दे आर वेरी जेन्युइन, दे आर वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, देन बात करें वहां के वेदर की तो बहुत डिफरेंट है. अगेन यहाँ पे आपको नॉइज पोल्यूशन एंड एवरीवेयर यू आर गोइंग टू सी स्मोक, स्मोक जो होगा, गाड़ियों से निकलता हुआ धुआं जो होगा. सो इट इज वेरी सफोकेटिंग इन द सिटी. राइट, बहुत ज्यादा सफोकेट हो जाते हैं हम सिटी में. लेकिन जो गांव का एक वेदर होता है वो कैसा होता है, बहुत ही पीसफुल, काम, एकदम साफ होता है. लोग वहां पे ज्यादा वॉक करना प्रेफर करते हैं और वहां का जो पानी है या वहां का जो दूध है, वहां का जो खाना है, वहां की जो सब्जियां हैं, सब क्या होता है, प्योर फॉर्म में होता है, ऑर्गेनिक फॉर्म में होता है. और आपको यहाँ पे कैसी चीजें मिलेगी, ऑलमोस्ट सबके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट करके दे आर गोइंग टू प्रोड्यूस इनऑर्गेनिक थिंग्स, और वो बोलेंगे नहीं ये तो बहुत शुद्ध है. सो दिस इज अगेन अ फेकनेस. राइट, वो अगेन एक हमारे साथ धोखा होता है. तो इफ वी कंपेयर सिटी लाइफ एंड द रूरल लाइफ, है ना, रूरल और अर्बन लाइफ में बहुत ही डिफरेंस होता है, रात दिन का डिफरेंस होता है. तो दिस प्लेस इनिसफ्री, ये जो लेक आयल है इनिसफ्री के अंदर, ये एक ऐसी ही प्लेस है आयरलैंड के अंदर जहां पे पोएट को बहुत सुकून मिलता है. ठीक है, एंड बिकॉज वो अपनी शहर की लाइफ से बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं तो अपनी लाइफ में एक सुकून के लिए, ब्रेक के लिए जाना चाहते हैं लेक आयल पे. ठीक है, अब वहां पे उनकी क्या फैंसीज है, उनकी क्या फैंटेसीज है, वहां पे वो जाके क्या करना चाहते हैं, उनकी क्या इमेजिनेशन से वो क्या अज्यूम कर रहे हैं, दिस इज व्हाट वी आर गोइंग टू रीड इन दिस पोएट्री. ऑलराइट, सो लेट्स बिगिन विद द इंट्रोडक्शन ऑफ द पोएट्री फर्स्ट.
This well-known poem explores the poet's longing for the peace. Longing यानी कि desire, ठीक है? Poet's longing का मतलब यहाँ पे क्या है? Desire. यहाँ पे पोएट का डिजायर है कि वो उनको क्या मिले? पीस एंड ट्रैंक्विलिटी, एकांत मिले, ठीक है? शांति मिले, एकांत मिले. ऑफ इनिसफ्री, ठीक है? इनिसफ्री इज अ प्लेस वेयर ही स्पेंट अ लॉट ऑफ टाइम एज अ बॉय. इनिसफ्री वो जगह है जहां पे उन्होंने अपने बचपन का काफी वक्त बिताया है. दिस पोएम इज अ लिरिक. अगेन इसके अंदर आपको काफी सारे म्यूजिकल एलिमेंट्स मिलेंगे, ठीक है? जब आप ये पोइट्री पढ़ेंगे आप आप ना सिर्फ उसको पढ़ रहे होंगे, बट अगर आप एक्चुअली डेप्थ में जाके पढ़ेंगे यू विल बी एबल टू इमेजिन द थिंग्स. आप सच में अपनी इमेजिनेशन में उन चीजों को देख पाओगे. आप जो साउंड्स इसके अंदर मेंशन्ड है आप उनको फील कर पाओगे, ठीक है? सो दैट इज द मीनिंग ऑफ दिस पोएम इज अ लिरिक, बिकॉज इसमें म्यूजिकल एलिमेंट्स डाले जाते हैं जहां पे यू विल बी एबल टू फील द म्यूजिक ऑफ द पोएट्री, ठीक है? जो पोएट के एक्चुअली द पोएट हैज पुट हिज हार्ट एंड सोल इन दिस पोएट्री टू एक्सप्रेस हिज feelings. All right, now let's read the poetry stanza wise. हर stanza हम पढ़ते हैं, उसके explanation को देखते हैं, उसके meanings को समझते हैं, so that हमें ये poetry का अच्छे से जो है context समझ आए. All right, I will arise and go now and go to Innisfree. So these are the opening lines. ये जो शुरू की लाइन है इसी में जो पोएट है वो उन्होंने डिजायर एक्सप्रेस कर दिया है कि I will arise, अब मैं उठूंगा, and go now, और अब मैं जाऊंगा कहां? एंड गो टू इनिसफ्री, जो जगह वो जाना चाहते हैं उसे भी उसका नाम भी उन्होंने मेंशन कर दिया है कि मैं अब उठूंगा, अब बहुत हो गया, आई एम फेड अप नाउ, अब मुझे जाना है इनिसफ्री. एंड अ स्मॉल कैबिन बिल्ड देयर ऑफ क्ले एंड वॉटल्स मेड, और वहां जाके मैं एक कैबिन जो है वो बनाऊंगा, ठीक है? कैबिन यानी एक छोटा सा घर बनाऊंगा, और वो किसका बना होगा? क्ले का और वॉटल्स का. What is the meaning of wattle? Wattle means twisted sticks for making fences or walls. जो मुड़ी हुई टहनियां होती हैं उनकी जो फेंसेस वगैरह बनाते हैं, ठीक है? फेंसेस बनाने की यानी कि बाउंड्री बनाने के लिए जो काम आती है या फिर दीवारें बनाने के लिए जो काम आती है वो उनको कहते हैं हम वॉटल्स, ठीक है? तो वो कह रहे हैं कि मैं एक छोटा सा वहां कैबिन बनाऊंगा, और वो कैबिन किसका बना होगा? क्ले का और वॉटल्स का. 9 bean rows will I have there, a hive for the honey bee. और मैं वहां पे क्या क्या चीजें वहां पे रखूंगा? 9 बीन्स की रोज लगाऊंगा, यानी कि वो वहां पे बात कर रहे हैं कि मैं वहां पे फार्मिंग करूंगा जाके, ठीक है? बीन्स की जो है वो रोज लगाऊंगा 9, एंड a hive for the honey bee, और मैं मधुमक्खियों को पालने का भी वहां पे इंतजाम करूंगा, वहां पे मधुमक्खियां भी पालूंगा, उनका एक हाइव रखूंगा वहां पे. And live alone in the bee loud glade, और वहां पे एक कैबिन बना के वहां पे अपने मधुमक्खियों को मैं वहां पे टेम करूंगा, उनको वहीं रखूंगा, और वहां मैं अकेला रहूंगा उस बी लाउड ग्लेड में. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लेड? ग्लेड इज एन ओपन एरिया, ठीक है? तो वो जो ओपन स्पेस होगी वो मेरे पास पूरा खुला मैदान होगा. देयर विल बी नो ऑब्स्टिकल ओवर देयर, नो डिस्टर्बेंस ओवर देयर, कोई डिस्टर्ब करने के लिए नहीं होगा मुझे. उस ओपन स्पेस में मैं वहां अकेला ही रहूंगा इन द बी लाउड ग्लेड, बिकॉज उन्होंने मधुमक्खियां पालने का सोचा, तो ऑब्वियसली उनकी आवाज हो रही होगी वहां पे इस ओपन स्पेस में, और वो खुला जो मैदान होगा वहां पे द पोएट इज डिजायरिंग टू लिव अलोन. वहां पे वो ये इच्छा कर रहे हैं एक्सप्रेस कि मैं वहां अकेला ही रहूंगा, ठीक है? ऑल राइट. एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, फॉर पीस कम्स ड्रॉपिंग स्लो, ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ठीक है? और वो कह रहे हैं कि वो जब ये चीज इमेजिन कर रहे हैं कि मैं वहां एक कैबिन बनाऊंगा, उस ओपन स्पेस में मैं अकेला रहूंगा, सिर्फ हनी बीज की जो है वो आवाज होगी वहां पे, तो उस एकांत में मुझे बहुत ही ज्यादा पीसफुल जो है वो महसूस होगा, मुझे जो फीलिंग आएगी वो बहुत ही ज्यादा अच्छी होगी, ठीक है? ये सब वो अज्यूम कर रहे हैं बिकॉज वहां पे कोई दूसरा नहीं होगा मेरे अलावा जो मुझे डिस्टर्ब करे. तो वो कह रहे हैं एंड आई शैल हैव सम पीस देयर, और मुझे वहां पे बहुत शांति मिलेगी. For peace comes dropping slow, क्योंकि जो शांति है, अगर आप अपना ध्यान एकत्रित करेंगे, मेडिटेट करेंगे किसी चीज के ऊपर, कॉन्सेंट्रेट कर पाएंगे अपने ऊपर, ओनली देन यू विल बी एबल टू फाइंड पीस, इजंट इट? इफ यू आर सो मच बिजी कि आपका खुद पे ध्यान ही नहीं है, आप अपने लिए बिल्कुल टाइम नहीं निकाल पा रहे हो, तो ऑब्वियसली आपको कभी मेंटल पीस नहीं मिलेगा. नो डाउट यू विल हैव ऑल द लग्जरी, यू विल हैव अ लॉट ऑफ मनी, सब होगा, बट जिस चीज की कमी होगी वो क्या होगा?
पीस, राइट, विच कैन नॉट बी बॉट, आप उसको खरीद नहीं सकते हो, ठीक है। दैट इज वाई पोएट जो है अपनी बिजी लाइफ को, सिटी लाइफ को छोड़ के कहाँ जाने की इच्छा बता रहे हैं, वो जाना चाहते हैं एक सेपरेट प्लेस में, एक रूरल एरिया के अंदर, एक लेक आयल, जो लेक आयल है इनिसफ्री के अंदर, वहां जाना चाह रहे हैं, सो दैट वहां कोई भी नहीं होगा उनको डिस्टर्ब करने के लिए, और एटलीस्ट उनको शांति मिलेगी कुछ पल के लिए। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, और वो पीस वो जो बता रहे हैं वो किस तरह से आएगा, दिस इज व्हाट ही इज एक्सप्लेनिंग, जो वहां का पूरा लैंडस्केप होगा। ड्रॉपिंग फ्रॉम द व्हील्स ऑफ द मॉर्निंग, यानी कि बहुत ही ब्यूटीफुली उन्होंने डिस्क्राइब किया कि जब सुबह हो रही होगी, एंड यू नो जब सुबह सुबह होती है एकदम, तो एकदम अचानक से तो धूप नहीं निकलती, थोड़ा सा मिस्ट रहता है ना, मॉर्निंग का जो व्हाइट मिस्ट होता है वो रहता है, एकदम व्हाइट व्हाइट थोड़ी सी मॉर्निंग नजर आती है, तो उसको वो किससे कंपेयर कर रहे हैं, फ्रॉम द व्हील्स। व्हील्स का मतलब क्या होता है चिल्ड्रन, VEIL, इसका मतलब होता है घूंघट, ठीक है। जिस तरह से ही हैज वेरी ब्यूटीफुली यू नो दिस कंपेयर्ड, कि जिस तरह से अ गर्ल रिमूव्स हिज व्हील, ठीक है, वो धीरे धीरे अपना घूंघट उठाती है, एंड देन वी आर एबल टू सी द ब्यूटी ऑफ द फेस, राइट। उसी तरह से ही सेइंग कि मॉर्निंग जैसे ही सुबह होती है तो वो धीरे धीरे जो है अपना व्हील रिमूव करती है टू रिवील इट्स ब्यूटी, ठीक है, टू ऑफ द मॉर्निंग टू वेयर द क्रिकेट सिंग्स, ठीक है। और जैसे ही मॉर्निंग होती है किसकी आवाज सुनाई देती है, क्रिकेट की। क्रिकेट इज एन इंसेक्ट, ठीक है, क्रिकेट क्या होता है, इट इज एन इंसेक्ट। उसकी आवाज भी जो है वो पोएट कह रहा है कि वो, मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि वो शोर मचा रहे हैं, नो, वो जब वो नॉइज कर रहे हैं वो मुझे नॉइज नहीं लग रही है, इट सीम्स एज इफ द क्रिकेट्स आर सिंगिंग, ऐसा लग रहा है कि वो क्रिकेट जो है वो गाना गा रहे हैं टू वेलकम द मॉर्निंग, ठीक है। तो उनको जो है ये पूरा एनवायरनमेंट बहुत ही ज्यादा काम, ब्यूटीफुल और पीसफुल लग रहा है, एंड इट इज ब्रिंगिंग हिम मोर क्लोज टू द नेचर, उसको और अपने नेचर को खुद से बहुत ज्यादा और भी ज्यादा क्लोज फील कर रहे हैं, ठीक है। ये जो पूरा एनवायरनमेंट वो उन्होंने यहाँ पे जो ड्रॉ किया है, जो पिक्चर उन्होंने ड्रॉ की है अपने माइंड के अंदर, इससे ये पता चलता है कि जो पोएट है हिज लव फॉर नेचर इज वेरी इंटेंस, ठीक है। देयर मिडनाइट्स ऑल अ ग्लिमर, देयर कहां पे, इनिसफ्री के अंदर जो मिडनाइट है वो कैसी है, इट्स ऑल अ ग्लिमर। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लिमर, ग्लिमर का मतलब होता है एकदम स्पार्कलिंग, यू नो, शाइनिंग, ठीक है, एकदम चमकदार होती है। व्हाई, बिकॉज वहां पे शहर का धुआं नहीं है जो कि यू नो आसमान को कवर कर ले, या यू नो इट कम्स इन बिटवीन मैन एंड नेचर, नहीं, वहां पे क्या है, द स्काई इज एब्सोल्युटली क्लियर, कि एक इंसान तारों को बहुत अच्छे से देख सकता है, राइट। सो वो जो स्टारी नाइट है, ठीक है, वो जो रात है वो पूरी तारों से चमकदार है, दैट इज वाई इट्स ग्लिमरिंग। ग्लिमर का मतलब क्या होता है, शाइन करना, ठीक है। एंड नून अ पर्पल ग्लो, यानी कि सुबह इतनी खूबसूरत है, इट लुक्स लाइक यू नो इट इज रिमूविंग इट्स व्हील, एंड द नाइट इज शाइनिंग, एंड नून इज गिविंग अ पर्पल ग्लो, क्योंकि एक्चुअली वहां पे कोई भी पोल्यूशन नाम की कोई यू नो पोल्यूशन का नामो निशान नहीं है वहां पे, जो वहां पे यू नो डार्क क्लाउड्स या स्मॉग क्रिएट कर दे, ठीक है, धुएं के साथ मिलकर जो है नेचर को पूरा डिस्टर्ब कर दे, ऐसा कुछ नहीं है वहां पे। इट इज ऑल क्लीन एंड क्लियर बिकॉज इट इज अनडिस्टर्ब्ड बाय ह्यूमन बींग्स। वहां पे वो आके उस तरह की लाइफ नहीं जी सकते जिस तरह में जो कि रूरल लोग जो है वो जीते हैं। सो बिकॉज इट इज अनडिस्टर्ब्ड बाय द ह्यूमन पॉपुलेशन, इतने लोग वहां नहीं रहते, दैट इज वाई द एटमॉस्फेयर इज सो क्लीन एंड क्लियर, कि वहां की जो सुबह है इट इज ब्यूटिफुल, द नाइट इज ब्यूटिफुल, एज वेल एज द आफ्टरनून इज ब्यूटिफुल, इट गिव्स अ पर्पल ग्लो, ठीक है। इतना ज्यादा लैंडस्केप जो क्रिएट होता है, इट इज वेरी ब्यूटिफुल। एंड इवनिंग्स फुल ऑफ लिनेट्स विंग्स, और इवनिंग्स कैसी होती है, इवनिंग्स में जो है लिनेट इज अ बर्ड, ठीक है, दिस इज लिनेट, ठीक है। आई हैव गिवन दिस पिक्चर सो दैट यू हैव एन आइडिया कि व्हाट इज अ लिनेट चिड़िया को बेसिकली हम कहते हैं, ठीक है, इट्स अ बर्ड, राइट। तो इवनिंग में क्या होती है, यू कैन सी सो मेनी लिनेट्स फ्लाइंग इन द स्काई, राइट, हर एक पेड़ के ऊपर लिनेट्स है, आसमान में जो है वो चिड़ियाएं उड़ रही है। सो बेसिकली इट इज अ वेरी ब्यूटिफुल साइट, राइट, जिसको आप कभी मिस नहीं करना चाहेंगे। इट गिव्स सच अ यू नो ब्रेथ टेकिंग व्यू, जो सब देखना चाहते हैं। हम लोग छुट्टियां ले लेके ऐसी जगहों पे वेकेशन स्पेंड करने जाते हैं, राइट, बट इफ ऐसे रूरल एरियाज भी है जहां पे नेचुरली आपको ऐसी साइट सीइंग करने को मिल जाती है, राइट। तो सिमिलरली पोएट भी जो है अपना एक एक्सपीरियंस यहाँ पे शेयर कर रहे हैं उस जगह के बारे में जहां पे ही हैड स्पेंड मोस्ट ऑफ हिज चाइल्डहुड, ठीक है, जहां पे उन्होंने अपना ज्यादातर बचपन बिताया है। वो जगह जो है उनके हार्ट के बहुत ज्यादा क्लोज है, बिकॉज इट इज एक्चुअली प्रोवाइडिंग दैट नेचुरल ब्यूटी, और वो पोएट को बहुत ज्यादा पीसफुल फील करवाता है। ऑलराइट चिल्ड्रन, फाइन।
I will arise and go now. Again you can see I will arise and go, ये फिर से repeat हुआ है यहाँ पे, है ना. For always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. So वो कह रहे हैं कि I will arise and go. पहले उन्होंने explain किया first 2 paragraphs के अंदर कि वो क्या करेंगे. फर्स्ट आंसर में उन्होंने एक्सप्लेन किया कि उनकी क्या इमेजिनेशन है, उनका क्या ड्रीम है वहां जाके करने का. सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने वहां की नेचुरल ब्यूटी को डिस्क्राइब किया है. और थर्ड पैराग्राफ में अगेन जहां पे वो है वो उसी जगह पे वापस ये चीज सोच रहे हैं कि अब मैं वापस उठूंगा और जाऊंगा. For always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. क्योंकि रात और दिन, हालांकि मैं शहर में हूं, बट फिर भी मुझे उस लेक का जो पानी है, ठीक है, उसके स्प्लैशिंग की आवाज जो है वो मैं सुन सकता हूं. ऑलराइट, इट इज इकोइंग इन माय हार्ट. मुझे उसकी जो आवाज है सुनने के लिए वहां जाना नहीं पड़ रहा है. वो उसकी आवाज में अब भी अपने कानों में, मेरे कानों में गूंज रही है वो आवाज. दैट मीन इट इज कॉलिंग मी. ठीक है, वो जगह जो है मुझे बुला रही है. और यू कैन से कि पोएट का एक स्ट्रॉन्ग डिजायर है कि वो खुद वहां पे जाए. इसलिए वो ऐसी बात बोल रहे हैं कि मैं रात और दिन वहां का वो जो लेक है उसका जो पानी जो लैप कर रहा है, हिट करता है शोर को, उसकी आवाज को मैं सुन सकता हूं. ठीक है, शोर मींस जो किनारा है, वहां जो लेक का किनारा है उसकी वहां पे जो पानी टकराता है, ठीक है, पानी जो है मूव कर रहा है, स्प्लैश कर रहा है, उसकी आवाज को मैं बहुत क्लियरली सुन सकता हूं. इसका यहाँ पे ये चीज एकदम क्लियर है कि पोएट बहुत ज्यादा इंटेंसली ये चाहते हैं कि वो इनिसफ्री जाएं, बिकॉज वो बहुत ज्यादा सिटी लाइफ से फेड अप हो चुके हैं. ठीक है. While I stand on the roadway or on the pavements gray, चाहे मैं रास्ते पे चल रहा हूँ, रोड्स पे चल रहा हूँ, या मैं पेवमेंट्स पे खड़ा हूँ. ग्रे मीन्स बिकॉज इट इज मेड अप ऑफ सीमेंट. ठीक है, क्योंकि शहर की बात आ गई है यहाँ पे, वो शहर में है. तो वो कह रहे हैं चाहे मैं पेवमेंट पे खड़ा हूँ. पेवमेंट क्या होता है चिल्ड्रन? जो रोड के किनारे चलने के लिए रास्ता बना रखा है, दैट इज पेवमेंट. ठीक है, तो वो कह रहे हैं चाहे मैं रोड पे हूँ, चाहे मैं पेवमेंट पे हूँ जो कि सीमेंट से बना हुआ है, आई हियर इट इन द डीप हार्ट स्कोर. मैं अपने दिल के अंदर उसको बहुत क्लियरली सुन सकता हूं. आई हियर इट. व्हाट इज इट हियर? द साउंड ऑफ वाटर लैपिंग. ठीक है, क्या सुन पा रहे हैं वो? जो पानी लैप कर रहा है लेक के अंदर, उसकी आवाज को वो अपने दिल की गहराइयों तक जो है वो सुन सकते हैं. व्हाई? बिकॉज ही हैज अ डीप डिजायर टू विजिट द लेक आइल ऑफ इनिसफ्री. Okay, so this was the explanation of this poem titled The Lake Isle of Innisfree, and the title itself is telling the significance of the place. ठीक है, इस पोएट्री का जो टाइटल ही है, वो टाइटल का नाम ही पूरा दे दिया कि वही जगह जहां पे पोएट जो है बहुत डेस्परेटली जाना चाहते हैं. ठीक है, he had this strong desire to visit this place. ठीक है, आई होप यू अंडरस्टूड दिस. तो यानी कि फर्स्ट पैराग्राफ के अंदर, फर्स्ट स्टांजा में ही पोएट ने अपना ये डिजायर बताया था कि अब मैं उठूंगा, बहुत हो गया, मैं अपना काम छोड़ रहा हूं यहाँ पे शहर का थोड़ा टाइम के लिए, एंड आई नीड अ ब्रेक, और मैं जा रहा हूं लेक आइल पे. ठीक है, जो कि इनिसफ्री के अंदर है. ठीक है, वहां मैं जाऊंगा, मैं वहां पे एक कैबिन बिल्ड करूंगा जो कि वॉटल्स और क्ले से बना होगा. राइट, एंड वहां पे मैं जो है बी हाइव रखूंगा अपने पास में, और उसी ओपन स्पेस में बहुत पीसफुली रहूंगा. ठीक है, पहले स्टैंजा में उन्होंने अपना पूरा जो डिजायर है, वो जो आइडिया है वहां रहने का, वो एक्सप्लेन किया. सेकेंड पैराग्राफ में उन्होंने बहुत ही ज्यादा अच्छी तरह से वहां का जो सीनिक ब्यूटी है उसको डिस्क्राइब किया कि किस तरह से एवरी मॉर्निंग, आफ्टरनून, नाइट, इवनिंग, ऑल दीज फेजेस ऑफ डेज, all the phases of day are so beautiful. जो दिन का हर एक पहर है वो कितना सुंदर नजर आता है. Why? Because it is away from the, or it is not densely populated. राइट, वहां पे ह्यूमन पॉपुलेशन नहीं है, और वहां पे जो नेचर है वो अपने रियल फॉर्म के अंदर मौजूद है. ठीक है, थर्ड पैराग्राफ जो है, थर्ड स्टांजा, वहां पे पोएट फिर से शहर में ही है, बिकॉज वो ऑलरेडी शहर के अंदर है और ये चीज सोच रहे हैं. तो वो फिर से वो चीज बोल रहे हैं कि अब आई विल गो. अगेन उन्होंने इस बात पे एम्फसाइज किया है कि अब मैं जाऊंगा. ठीक है, क्योंकि चाहे मैं रोड पे हूं, चाहे मैं पेवमेंट पे चल रहा हूं, वहां उस लेक का जो पानी है जो लैप कर रहा है, जो शोर को हिट करता है, किनारे को हिट करते हुए जो आवाज आती है, वो मेरे दिल की गहराइयों तक गूंजती है. मैं उसको बहुत क्लियरली सुन सकता हूं. इट इज इकोइंग इन माई हार्ट. ऑलराइट, सो वो एक जो उनका स्ट्रॉन्ग डिजायर है दैट ही वांट्स टू गो अवे फ्रॉम द सिटी लाइफ एंड लिव अ पीसफुल एंड ट्रैंक्विल लाइफ, वो बहुत ही क्लियरली यहाँ पे एक्सप्रेस किया गया है इस पोइट्री में. Alright, I hope the explanation was clear to everyone. Now, let's see the summary.
The poet introduces a place named Innisfree in the opening lines, right? Opening lines में उन्होंने उस जगह को इंट्रोड्यूस किया है कि वो जगह कैसी है और क्या क्या है वहां पे. He had spent a lot of time when he was a kid in Innisfree. All right, वो जब बच्चे थे उन्होंने काफी सारा टाइम जो है वहां स्पेंड किया है. He wants to go back to that place as he finds it to be peaceful and full of nature's beauty. अब वो वापस उसी जगह को विजिट करना चाहते हैं बिकॉज उन्हें लगता है कि वो जगह जो है वो नेचुरल ब्यूटी से फिल्ड है. He states his idea of building a simple and small hut which will have 9 bean rows and a honey bee hive. All right, वो अपना आइडिया बताते हैं कि वो एक छोटा सा सिंपल सा कैबिन बिल्ड करेंगे वहां पे जहाँ पे वो रह सके, ठीक है. और 9 बीन की जो है वो रोज बनाएंगे वहां पे, प्लांट करेंगे और हनी बी का हाइव जो है वो रखेंगे, मधुमक्खियों को पालेंगे. He would live alone in that home and fall in love with nature. वो उस घर में अकेले रहेंगे, उस कैबिन में अकेले रहेंगे so that वो अपने आप को नेचर की और भी ज्यादा क्लोज फील कर सके. He wants to enjoy life in the lap of nature and wants to get away from the fast life of the city. वो नेचर के लैप के अंदर ही, नेचर की गोद में बैठ करके अपना टाइम जो है वो स्पेंड करना चाहते हैं अकेले में. He wants to stay in solidarity. All right, so वो वहां पे he wants to stay in solitude. Okay, so वो नेचर के लैप में बैठना चाहते हैं and he wants to get away from city life, जो बिजी सिटी लाइफ है जिसकी वजह से वो खुद के बारे में बिल्कुल भी नहीं सोच पाते हैं. There is no peace in his life, तो वो उस लाइफ से दूर होना चाहते हैं और he needs a break. In the end, the poem reveals the fantasy image of his dream, which depicts the life he wants to live. Right? Last में जो closing lines है उनमें ये क्या बता रहे हैं, उनकी जो एक image है, उनकी जो fantasy है कि वो अपने dream को जो है वो किस तरह से fulfill करना चाहते हैं वहां पे. He depicts the life he wants to live. वो ये बताता है कि वो actually किस तरह की life को prefer करते हैं, किस type की life वो जीना चाहते हैं. However, reality seems to be the opposite of what he dreams. और reality क्या है? उनके dream से एकदम opposite है, right? Dream उनका ये है कि वो एकदम peaceful environment में रहे, nature के close होके रहे, but on the contrary वो है एक busy भागदौड़ भरी life के अंदर, city के अंदर stuck, right? जहाँ पे उनके पास बिल्कुल time नहीं है. Obviously, everyone, each one of us wants to live a peaceful life. राइट हम लोग चाहे कितना भी पैसा अर्न कर लें, कितनी भी पॉपुलैरिटी हमें मिल जाए, लेकिन एट द एंड जो चीज के लिए हम डिजायर करते रह जाते हैं वो होता है पीस, मेंटल पीस. जब तक वी आर नॉट इन अ हैप्पी मेंटल स्टेट, जब तक हम लोग खुश नहीं हैं अंदर से, तब तक नो मैटर व्हाट वी हैव अचीव्ड इट इज नॉट गोइंग टू गिव अस हैप्पीनेस. वो हमें खुशी कभी नहीं दे सकती, राइट? तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वो है मेंटल पीस. अगर आप मेंटली फिट हैं, everything goes well around you, isn't it? All right, so let's see the poetic devices that are employed here. कौन से figures of speech इस poetry में use किए गए हैं? Let's see. सबसे पहले जो हम देखने वाले हैं that is rhyming scheme, obviously, right? तो देखते हैं कि what is the rhyming scheme. I hope you all have got an idea by now. अभी तक तो आपको पता चल गया होगा कि rhyming schemes हम जो है वो किस तरह से find out करते हैं. You all are intelligent kids. All right. So obviously we are going to look at the last word of every line. ठीक है, और ये चेक करेंगे कि वो राइम करते हैं कि नहीं करते एक दूसरे से. All right. So first word is Innisfree. अपने आप में अभी एक नया वर्ड आया है ये, क्योंकि because it is in the beginning. So obviously हम इसको A mark करेंगे. ठीक है. Second line का last word is made. So we have to check whether first word, I mean the word of the first line and this second line are rhyming. Innisfree, made, क्या ये एक जैसे राइम कर रहे हैं? नो, दोनों का साउंड अलग है. सो इट इज बी मार्क करेंगे. देन हनी बी, Innisfree, honey bee, same, isn't it? Right? So A, glade, made, glade, same sound है? Okay. Then B. So what is the rhyming scheme? A B A B. Very easy to find, right? All right. Let's check on to the next stanzas. Slow, sings, glow, wings. A B, yes. Day, shore, gray, core. Again, A B, right? So the rhyming scheme of the entire poetry is A B. Fine. Next poetic device. I will arise and go. You have noticed, we discussed while marking also, right?
I will arise and go now is here, and I will arise and go now is in the last stanza also. That means this line is being repeated. ये line जो है वो repeat हुई है, right? ये जो phrase है वो repeat हुआ है दो जगह पे, एक first stanza में और एक last stanza में. तो कौन सा poetic device है ये? This is repetition. What is this? Repetition. ठीक है, जब कोई भी word, phrase, line अलग अलग जगहों पे एक पोइट्री में रिपीट होती है तो हम उसे कहते हैं repetition. ठीक है, ऑल राइट. Alright, moving on to the next poetic device, we are going to find out alliteration. ठीक है, alliteration के examples देंगे. alliteration क्या होता है children? alliteration जो होता है वहां पे जो consonant sound होता है, always focus on the term sound, not only the word consonant. ठीक है, consonant sound जो होता है when they are present in, you know, they are present in closely packed lines. ठीक है, एक line के अंदर बहुत ही ज्यादा पास present होते हैं consonant sounds, वहां पे क्या होता है? alliteration होता है. Let's check कि alliteration के examples कहाँ मिलेंगे हमें. So 9 bean rows will I have there a hive for the honeybee. her sound. ठीक है, बहुत क्लोज हैं दोनों, एक ही लाइन के अंदर है. सो दिस इज द एग्जांपल ऑफ एलिटरेशन. सो जो ग्रीन के अंदर मार्क है दे आर एलिटरेशन. ओके, and I shall have some peace there, for peace comes again. ठीक है, per sound, not only per but peace is being repeated, so this is repetition also and alliteration also. Dropping from the wheels of the morning to where the cricket sings, there midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of the linnet's wings. I will arise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping, L sound is repeated with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement's grey, I hear it in the deep heart's core. All right. So these were the examples of alliteration. Fine. All right. Okay. Now we are going to see onomatopoeia. Yeah, lapping. Lapping is the sound of the water touching the shore. पानी जो टकरा रहा है उसका sound है. तो lapping जो है वो किसका एग्जाम्पल है? ओनोमैटोपिया का. ऑलराइट, सो जो पिंक में है दैट इज ओनोमैटोपिया. एंड वी ऑल नो दैट दिस पोएटिक डिवाइस, इसका नाम तो काफी टिपिकल है बट इसका जो मीनिंग है या जिस जगह पे ये यूज होता है, इट इज अ वेरी सिंपल थिंग. इट डिनोट्स साउंड, राइट. ये जो साउंड्स होता है वो डिनोट करता है. ठीक है, ऑल राइट. Moving on to the next is metaphor. Yeah. So you can see from the wheels, sorry, not here. Yeah. I will arise and go now, and go to Innisfree, and a small cabin built there of clay and wattles made. 9 mean rows will I have there, high for the honeybee, and live alone in the bee loud glade. And I shall have some peace there, for peace comes dropping slow, dropping from the wheels of the morning. Yes, so wheels of the morning, this is metaphor because wheels is actually the mist of the morning. ठीक है, उसका indirect comparison है. All right. So this is metaphor here. Okay. The morning to where the cricket sings, their midnights all a glimmer, and noon a purple glow, and evenings full of linnet's wings. Okay. I will rise and go now, for always night and day I hear the lake water lapping with low sounds by the shore. While I stand on the roadway or on the pavement gate, I hear it in the deep heart's core. All right. So these were a few poetic devices that we have covered in this poetry. All right, जो कि हम every time, you know, हर poetry के अंदर कोई ना कोई हम poetic devices find करते हैं. All right, so this is a lyrical poem. Number one, एक lyric है ये, ठीक है, lyric के form में लिखा गया है इसको. There is a rhyming scheme here. All right, and all you have to remember is the technique to find out the poetic devices in a poetry. All right, so I hope you understood
द पोएट्री completely. अच्छे से आपको ये पोएट्री समझ आई होगी, alright, and not only the poetry but the explanatory, the explanation part and the poetic devices that we have discussed. So try to find out on your own as well कि कुछ ऐसी चीजें जो मिस हो जाती हैं क्लास के अंदर. So if you find it, kindly let us know कि what are those new things that we have left. Okay, so see you in the next session with chapter 5. Till then, keep learning and keep growing with Winsome International School. Take care. Goodbye.